हे मायापति, हे जगतपति, आपको प्रणाम करती हूँ। हे योगेश्वर, योगीश्वर, परम पुरुष, गुरु, सखा, प्रियवर, खास करके मेरे आलस्य, अभ्यास के आलस्य, अविद्या, अज्ञान, अविवेक, असूया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे दिव्य पुरुष, हे दिव्य दाता, हे दिव्य ज्योति, आपका शब्दों से धन्यवाद करूं वो बहुत छोटा है। मैं अपने हृदय से, भाव से, कर्तव्य से, कर्म से, विचारों से आपका अनंत धन्यवाद करती हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक हूं मैं। आपका अनंत कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जय हरिहर। प्रणाम मास्टर। आज का संवाद मैं चाहती हूँ कि कुछ आप न्यू एजिंग के बारे में हमें बताएं। तो ये न्यू एज टेक्निक्स, उसका अर्थ क्या है? ओके, देखिए जो न्यू एज है, न्यू एज या न्यू एजिंग टेक्निक्स के ऊपर पिछले एक डेकेड से, पिछले एक दशक से मैं बोलता आ रहा हूँ। और इसके अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर मैंने काफी समय से उसके ऊपर मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं। और पिछले एक दशक में मैंने न्यू एजिंग की कई सारी टेक्निक्स के ऊपर मैंने लिखा भी है कि कैसे वो टेक्निक्स जो हैं वो एक्चुअल में न्यू एजिंग की तरफ ना ले जाकर पुरानी एजिंग में ही फंसाने के लिए बनी है। ठीक है, और उनको वो नोइंगली डाला गया सिस्टम में। तो अगर हम देखेंगे शब्द न्यू एज, ठीक है, तो न्यू एज शब्द का मतलब तो हुआ नवयुग, ठीक है, नया युग। जी। लेकिन उससे कोई भी नवयुग वाला जो भी न्यू एजिंग की टेक्निक्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं जो बहुप्रचलित हैं, तो उसमें कोई भी नवयुग वाला कुछ भी काम नहीं है उनमें से किसी भी टेक्निक का। उनमें से कोई भी टेक्निक जो है वो नवयुग की तरफ नहीं लेके जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ आज के युग में ही सिर्फ फंसाए रखने के लिए बनी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितनी भी न्यू एजिंग की टेक्निक्स हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज, तो वो जो जितनी भी बनाई गई हैं, तो उनका जो मेन बेस है, उनका बेस है कि कोई दूसरा हमारे लिए कुछ करेगा। ठीक है, सो न्यू एजिंग का जी। जो इन अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो ये है कि समवन एल्स विल डू फॉर अस, कि और हमारे लिए करेगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ किसी की सर्विसेज हायर करनी है। आपको चाहे वो बॉडी में प्रॉब्लम है, चाहे आपको माइंड में प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, चाहे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको किसी और की सर्विसेज हायर करनी है और वही व्यक्ति आपके लिए कुछ करेगा। तो इसलिए न्यू एजिंग जो है वो मेरे मतानुसार वो बिल्कुल आज के युग की ही सारी दुविधाओं में, द्वंद्वों में, कलह कलेशों में बांधे रखने का एक नवयुगीय तरीका है, एक न्यू वे है। ठीक है, एक वो। और दूसरा वो सिर्फ एक एस्केपिज्म है, आप खुद कर्म ना करें, कोई और आपके लिए करेगा। तो एक एस्केपिज्म मिल जाता है आपको कि हमें कुछ खुद कुछ नहीं करना है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो पिछले 500-700 वर्षों में यही सारी कहानियां भी प्रचलित की गई हैं कि जो दिव्य पुरुष होते हैं वही दुनिया के लिए सब कुछ करते हैं, दुनिया में उसको कुछ नहीं करना है, खुद किसी को कोई कर्म नहीं करना है। यहाँ वही इनको बचाएंगे। ठीक है, कोई दूसरा इनको बचाएगा, कोई दूसरा इनका भला करेगा। तो ये सारी स्लेव मेंटालिटी जो है वो न्यू एजिंग के थ्रू इंजेक्ट की गई है पूरे विश्व में, और खास करके इंडिया में। क्योंकि जब न्यू एजिंग की टेक्निक्स को डाला जाता है किसी सिस्टम में, जो आज की समाज की जो व्यवस्था है, तो उसमें जब उन चीजों को डाला जाता है तो उसकी सबसे पहले क्या है कि लोगों की निर्भरता हो जाती है उन चीजों को सीख कर पैसा कमाने में। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि इसके माध्यम से खूब पैसा कमाया जा सकता है, तो आप जितनी भी टेक्निक्स देखेंगे उसमें पैसा कमाने का खूब बड़ा अवसर मिलता है। तो लोग उसको पैसा कमाने का एक जरिया बनाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो जो टेक्निक्स हैं या ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज हैं, थेरेपीज हैं, तो वो आपको भी ऑल्टर कर रही हैं। ठीक है, द modality which can alter the native, the being, is called alternative therapy or alternative modality. It's a mode to alter the native. That is why it is called alternative.
इट्स नॉट रियल एक्शन। ठीक है, सो उसमें बहुत सारी मोडालिटीज हैं, बहुत सारी बहुप्रचलित तकनीकें आ गई हैं, और वो सारी की सारी वेस्ट से आती हैं। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि जब कोई चीज़ वेस्ट से आती है तो इंडिया में खास करके उसको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है सिस्टम में। लेकिन उसका जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, जिसको हम आज आज की डेट में जिसको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं जो कि बाद में पता चलते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द लाइफ साइड इफेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। So it's not a good thing. Alternative modalities or new aging techniques are really not a good path to follow, because उसमें आप खुद कुछ नहीं करते हैं, आप ना तो किसी तरह के कोई डिसिप्लिन में इन्वॉल्व है, ना आप कोई तपस्या करते हैं, ना आप कुछ और करते हैं, या तो आप किसी दूसरी स्पिरिट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप उस स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता है। और दूसरा, आप यहाँ तो फिर दूसरे बीइंग पे डिपेंडेंट है, जिसको भी दूसरे स्पिरिट वर्ल्ड का जिसको खुद उसको भी नहीं पता है। सो दैट्स व्हाट न्यू एजिंग इज। So as per me, the new aging is a way to be trapped in the current age। जो अभी चल रहा है कलयुग का सिस्टम, उसमें फंसे रहने का ही एक नवयुगीय तरीका है, पर वो नवयुग की तरफ नहीं जाता है। रेकी, मेडिटेशन, प्राणिक हीलिंग, फिर एंजल हीलिंग, मर्लिन हीलिंग, ऐसे काफी सारे नाम हैं। कुछ में से तो मैं भी गुजर चुकी हूँ। और बोला जाता है कि इवोल्यूशन के लिए है ये सब। तो देखिए, सत्य क्या है? धरती पे सबसे पहले तो यही बात है कि धरती पे जो भी आए हैं सब एवोल्यूशन के लिए ही आए हैं। जितनी स्पिरिट धरती पर पैदा होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, यहाँ से कर्म करती हैं और असेंड होने के लिए यहाँ पे आती हैं। ठीक है, यहाँ से असेंड किया जा सकता है, क्योंकि धरती का प्लेन जो है वो एक लैडर प्लेन है, वो एक सीढ़ी की तरह है। ठीक है, तो सीढ़ी से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीढ़ी की तरह है, धरती जो है वो सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, धरती का जीवन सीढ़ी की तरह है। आप किस तरह अपना जीवन जीते हैं, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो जैसा आपने हीलिंग की मोडालिटीज की आपने बात की, ठीक है, सो हीलिंग मोडालिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रेकी देखें सपोज, ठीक है, सो क्योंकि आपको साउंड सिस्टम नहीं पता है कि साउंड सिस्टम कैसा काम करता है, या रियल साउंड क्या है, एक्चुअल नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, वो फ्रीक्वेंसीज नेचर में कैसे कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे टोटल साउंड्स का सिस्टम काम करता है, कैसे टोटल सोनिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, या फिर आकाश कैसे साउंड के थ्रू काम करता है, आकाश का गुण शब्द या ध्वनि कैसे है। ठीक है, जब तक आपको ये समझ नहीं आता है तो आप हीलिंग भी नहीं कर सकते किसी तरह की। सो रेकी अगर आप वर्ड देखें, क्योंकि साउंड नहीं पता है इसलिए आपको ये भी नहीं पता है कि रेकी का मतलब RAYKEY है। ठीक है, इट्स अ रे विच कैन गिव यू की। अब रे जो वर्ड है वो रा से बनता है। ठीक है, रा का मतलब होता है सोल, परम आत्मा, सूर्य। तो सूर्य की किरणें आपके अंदर कीज देती हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें लाइट है, और लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है वो विजिबल साउंड है। ठीक है, साउंड क्या है, वो ऑडिबल लाइट है। ठीक है, जो प्रकाश है वो दिखने वाली ध्वन्यात्मक तरंगे हैं। ठीक है, विजिबल वेव्स हैं वो। तो अगर आपको वेव्स विजिबली दिख रही हैं सूर्य से आती हुई, वो और आपकी बॉडी में वो एंटर करेंगी, और आप उसके अकॉर्डिंगली सही डिसिप्लिन अपने आप को तैयार करते हैं, तो वो आपके अंदर वो कीज उत्पन्न करते हैं। कीज का मतलब क्या होता है, कीज का मतलब है कि देर आर लॉक्स। ठीक है, इफ देर आर कीज दैट मीन्स देर आर लॉक्स। जी। ठीक है, सो चाबी वही होगी ना जहां ताला होगा। सो कीज एंड लॉक्स का सिस्टम है। सो इसका मतलब आपके जो अंदर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो आपके अंदर ब्लॉक्स हो गई हैं, आपकी आपकी नाड़ी सिस्टम में जो ब्लॉकेजेस हो गई हैं, सो वो ब्लॉक्स को खोलने के लिए रेज की कीज काम कर सकती हैं। लेकिन आज की डेट में वो उस तरह से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया जा रहा है, उसको लोग सोच रहे हैं कि शायद थोड़े समय के लिए किसी एक डिजीज या डिसऑर्डर को लांघने के लिए उसको प्रयोग किया जाए। तो लेकिन उसमें एवोल्यूशन कहाँ आया फिर। सो इट इज ओनली डिपेंडेंट सिस्टम। सो उसमें कोई भी एवोल्यूशन की कोई चीज नहीं हो रही है जिसमें कि आप कहें कि नाउ आई कैन असेंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग रे, की नाउ आई विल असेंड टू द अदर प्लेन। तो उससे ना तो आपको कोई सेंस आ रही है इस प्लेन की, ना तो आप दूसरे प्लेन की कोई सेंस आ रही है, ना आपको अपनी सेंसेस के फंक्शन के बारे में कोई सेंस आ रही है। तो आपकी टोटल सेंस परसेप्शन इज अगेन जीरो, इवन आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल रे की। तो एवोल्यूशन तो कहाँ हुआ उससे, तो एवोल्यूशन तो उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। सो आप उस तरह से कोई भी हीलिंग जी मोडालिटी मास्टर। देख लीजिए। सो हीलिंग हीलिंग वर्ड से ही हेल्थ वर्ड भी बनता है। ठीक है, सो HEAL इज हील, हील से ही हेल्थ बनता है, हील से ही हीलिंग बनता है। सो हेल्थ, बॉडीली हेल्थ कैसे आएगी जब तक आप बेसिक डिसिप्लिन बॉडी का नहीं करेंगे। अगर आप बॉडी को सही इनपुट नहीं देंगे तो बॉडी हील ही नहीं होगी। तो आज लोग कह रहे हैं कि पहले डिजीज लगेगी फिर हीलिंग चाहिए, जबकि हीलिंग इज एन एवरीडे थिंग। आपको अपनी बॉडी को एक हील्ड कंडीशन में
हर समय रखना है। जैसे लोग, आज मान लीजिए आपके पास कोई कार है, लोग उस गाड़ी को धोते हैं, आप उसको, उसके टायर्स को रिपेयर करते हैं, गाड़ी के इंजन को मेंटेन करते हैं, ठीक है, गाड़ी की आप पूरी हर रोज उसकी स्क्रीन साफ करते हैं, उसकी विंडोज को क्लीन करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपकी बॉडी की भी एक मेंटेनेंस सिस्टम है। तो अगर आप मेंटेनेंस सिस्टम को समझते हैं, आपको बॉडी मशीन को कैसे ऑपरेट करना ये आता है, तो उसी तरह से वो हीलिंग कंडीशन भी आपको पता चल जाएगी कि बॉडी को हील कंडीशन में सदा बनाए रखने के लिए क्या करना है। तो आप डिजीज को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, यू विल नॉट से डिजीज इज नॉर्मल, तो इसलिए डिजीज को खत्म करने के लिए कोई और मुझे हील करेगा, और उससे मैं हील हो जाऊंगा, और वो फिर उसके बाद मैं सदा हीलिंग कंडीशन में ही रहूंगा, ठीक है। सो आज की जो हेल्थ है, वो हेल्थ नहीं है, इट इज हेल्थ, HELLTH, इट इज हेल्थ, इट्स नॉट हेल्थ, ठीक है। सो वो हीलिंग कंडीशन में नहीं है। तो हेल्दी तब हो सकता है व्हेन देयर इज DTHY, जब देयर इज डिवाइन लाइट इज देयर, व्हेन डिवाइन सिस्टम इज इन प्लेस, then the body is always in the healed condition. That is how the healing modalities should be looked upon. That is the real mode of living in a healed way. जी मास्टर, अब इसके साथ साथ में अभी बहुप्रचलन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फिर स्विच वर्ड्स, Okay, एफर्मेशन, okay. Let हम लोग विजुअलाइजेशन। okay, so we can take it like one by one. Okay, so past life regression. Let's look at that. Okay. First of all, just like you said, these all techniques are there to help people ascend. Okay. So ascension means progression, जी, right? So ascension means progression. So ascension does not mean regression. ठीक है। फिर Why? मास्टर एक प्रोग्रेशन भी होता है, पास्ट लाइफ प्रोग्रेस, अरे फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी अरे, होता है। आप एक लीनियर टाइमिंग में पीछे जाकर अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करेंगे, आप मुझे बताइए, ठीक है। आप अपने आप को लीनियर टाइम में पीछे ले जाकर कैसे प्रोग्रेस करेंगे? इट इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिक, ठीक है। आप एक साइकोलॉजिक के ऊपर काम करना चाहते हैं, जिस लॉजिक को सिर्फ आप चाहते हैं कि वो कंडीशन देखने के बाद अपनी आपको लगेगा कि आप उससे ठीक हो गए हैं, लेकिन उससे आपका साइकोलॉजिक कभी ठीक नहीं होगा। दैट्स वन। आप लॉन्ग टर्म में कुछ भी देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई साइकोलॉजिक ठीक नहीं होगा। सेकंड, आपकी कोई हेल्थ कंडीशन में कोई भी लॉन्ग टर्म में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। थर्डली, आप सिर्फ एक क्यूरियोसिटी के लिए उसमें उस मोडालिटी में जा रहे हैं ताकि आपको अपने पास्ट लाइफ का पता करें, लेकिन पास्ट लाइफ में पता करके आपको फ्यूचर लाइफ आपकी ऑलरेडी आप खराब कर चुके हैं, क्योंकि आपकी करंट लाइफ के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बेटर है आप अपनी करंट लाइफ में प्रोग्रेशन कर लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही, सही। Right. So past life regression, okay, you have known your past life, okay. So उससे आपने क्या निकाला? आपने पास्ट लाइफ देख ली, उससे आपने फिर क्या निकाला? उससे क्या आप इवॉल्व हो गए? क्या आपको करंट सेंस आ गई? क्या आपको यहाँ का पूरा संसार दर्शन हो गया? क्या आपको यहाँ के लॉजिक्स समझ में आ गए? क्या आपको बायोलॉजिक समझ आ गया? क्या आपको साइकोलॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। सो इतने सारे लॉजिक्स हैं इस पूरी क्रिएशन के या इस पूरे सिस्टम के, क्या आपको वो सिस्टम के लॉजिक समझ आ गए? क्या आपको अपने ही बॉडी के लॉजिक समझ में आ गए हैं कि बॉडी कैसे काम करती है? ठीक है, ये आपको बॉडी क्यों दी गई है? उसके बाद भी देर इज नो सेंस दैट वन गेन्स आफ्टर इवन नोइंग द पास्ट लाइफ। Okay, so this is another gimmicks that one plays with one own self. It is just to fool oneself. Okay, so क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि वो पूर्व जन्म में क्योंकि कहानियां बताई गई हैं, लेकिन वो सब लोग बहुत अलग युग के लोग थे। जिस युग की ये बातें की जा रही हैं या जिस जहां से ये रेफरेंसेस लिए जा रहे हैं कि पास्ट लाइफ की बात हो रही है, पूर्वाभ्यास की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने पूर्वाभ्यास के बारे में तो अर्जुन को भी नहीं पता होता है। अगर आपको भगवत गीता रेफर करेंगे तो अर्जुन को भी नहीं पता होता है कि वो पूर्व जन्म में क्या था। तो ठीक है, so Arjun says to Krishna that I don't know about my past life. So he says you don't know but I know how it works. Okay, how it is. तो जो पूर्वाभ्यास जिसने जैसा किया होता है वो वैसी तरह की इंक्लिनेशन आज की लाइफ में उसकी हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द क्रक्स। सो आज की आपकी जो इंक्लिनेशन है, जो आपके अंदर आज सेंस है, संस्कार है, आप उसको समझें और वहां से आगे की बात करें, देन यू कैन प्रोग्रेस। रिग्रेशन, डिग्रेशन, इन चीजों की देना आवश्यकता नहीं है। देन द वर्ड इज स्विच वर्ड्स। ओके, स्विच वर्ड्स आप सिंपली देखिए, द वर्ड्स व्हाट कम्स आउट ऑफ एनीबडीज माउथ इज वर्ड्स। जो भी किसी के मुंह से निकल रहा है वो सब क्या है? वर्ड्स। एंड वी नो वर्ड इज साउंड, साउंड इज डिवाइन, साउंड इज द प्राइम क्वालिटी ऑफ स्काई, ठीक है। जी मास्टर। राइट। सो आपको बेसिकली सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? लर्न टू स्विच वर्ड।
जो वर्ड्स आप आज बोल रहे हैं, लर्न टू स्विच दोज वर्ड्स। जो वर्ड्स स्विच ऑफ करने वाले हैं, जिन वर्ड्स को आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, जो आप चीज नहीं चाहते हैं, उनको स्विच ऑफ करें एंड स्विच टू द वर्ड दैट यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। Okay, so that is the simplest meaning of switch words. So switch word simply means to switch the words towards the real thing that you want to manifest in your life. Master, how does law of attraction works? Law of attraction simply means that whatever you are saying, you are attracting your towards yourself. Okay, जो भी आप बोल रहे हैं वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, साउंड आप जो बोल रहे हैं, साउंड इज मैग्नेटिक, साउंड इज स्पीच। ओके, तो साउंड का मतलब क्या है? साउंड मतलब वट एवर यू आर सेइंग इज अ स्पेल। ओके, सो जो भी आप बोल रहे हैं ये एक स्पेल है। दैट इज वाई इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ स्पेलिंग्स। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ स्पेल्स। ओके, और संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ मंत्र। मंत्र अगेन मीन्स स्पेल। ओके, मंत्र मीन्स स्पेल। जो भी आप बोल रहे हैं ये सब मंत्र है, ये सब स्पेल है, ये सब साउंड्स हैं, और इसका एक ध्वन्यात्मक आकर्षण है। ठीक है, सो जो भी आप बोल रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। जो भी आप बोल रहे हैं। सो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपली मतलब है कि आप अट्रैक्ट करें, लेकिन अभी उसका जो है बहुत ही लोली एक मीनिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसका मतलब है कि आप मांगिए। ओके, यू डिमांड, यू आस्क। ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स ऑन अ वेरी लो प्रिंसिपल ऑफ आस्क बिलीव रिसीव। इट्स वेरी इम्बैलेंस्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, लाइक यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके, और रियल सिस्टम में ऐसा कभी नहीं होता है। रियल सिस्टम में होता है आपको कुछ वरदान प्राप्त करना है, उसके लिए आप तपस्या करते हैं, यू डू यू सम गुड डिसिप्लिन, गुड बिहेवियर, देन यू गेन इट। जी। ठीक है, तो ये सारी सनातन स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं। तो सारे स्क्रिप्चर्स में ये बताया गया कि पहले उसने तपस्या की, फिर उसने वर प्राप्ति की। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे असुर हो, चाहे देवता हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू कैन डिमांड बिकॉज आप जो इतना विस्तार से बता रहे हैं स्पेल्स मंत्र, तो क्या आप कोई ऐसा कोर्स चलाते हैं? नो नो, देर इज नो कोर्स फॉर दैट। देर इज अ डिसिप्लिन एंड अगर आप देखेंगे तो लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि पीपल आस्क। ओके, पीपल से वॉट एवर वी आर आस्किंग, वॉट एवर वी आर डिमांडिंग, यू शुड फुलफिल इट। इफ यू डोंट फुलफिल इट एंड वी विल देन it's more of a Mr. India and Mogambo story everywhere, and especially in India it is the same story. So there are many Mogambos who ask for certain things, and if you don't fulfill, then there is a treatment, and then they start yelling, then they call names, then they abuse whatever. They do the groupism. So there is a cost that one has to pay for saying no in India. Okay, so you can't say no. आप no नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक है। सो ये भी इसीलिए कि बिकॉज द ट्रेनिंग इज ऑफ डिमांड। आप डिमांड करिए, आप मांग सकते हैं, और वो बचपन से स्कूल से शुरू हो जाती है वो ट्रेनिंग। किसी भी तरह बिहेव कर सकते हैं आप, बहुत ही मतलब ब्रैटिट्यूड भरा हुआ बिहेवियर दिखा सकते हैं। सो ये स्कूल सिस्टम से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें नेचर का कोई लेना देना नहीं है, रियल डिसिप्लिन का कोई लेना देना नहीं है, गुड बिहेवियर का कोई लेना देना नहीं है। और आप अग्री ना करें एंड देन यू सी हाउ पीपल बिहेव, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो इसलिए देयर इज नो कोर्स एंड देयर शुडंट बी एनी कोर्स। जी मास्टर। अब हिप्नोथेरेपी, रीबर्थ, I mean, ऐसे ऐसे थेरेपी why? भी चलते हैं। Okay, let's look at rebirthing. Okay, so why would one like to go for rebirthing when one want to evolve? Okay, to evolve simply means that you don't want to get a rebirth. You don't want to come back on Earth. Okay, so birth word का मतलब भी मैंने हमेशा बताया कि birth का मतलब है be earth, P-E-A-R-T-H. That is the real spell of the word birth. So कि आपको भूमि शरीर दे दिया गया, आपको पार्थिव शरीर दे दिया गया, सो birth का मीनिंग वो है। तो आप जब धरती पे आना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको रीबर्थिंग की प्रैक्टिस क्यों करनी है? Why would you like to practice? Obviously you will practice something real, like evolving. ठीक है ना, आप कोई प्रोग्रेसिव, कोई इवॉल्विंग चीज, आप यहाँ से जाने की चीजें सीखेंगे। सपोज यू वांट टू बिकम अ टीचर। ओके, सो यू विल लर्न टू लाइक हाउ टू बी एज अ टीचर, एंड इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेन एंड यू वांट टू गो टू हायर प्लेन। ओके, आप यहाँ से एक उच्च लोक में जाना चाहते हैं, टुवर्ड्स अ हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। सो यू विल ऑलवेज लर्न द बिहेवियर ऑफ दैट प्लेन। Okay, then you will not learn how to get a rebirth on earth. And hypnotherapy is okay, like so hypnotism का मतलब है कि आप mesmerize हो गए हैं, आप पूरी तरह से उसी चीज में जाना चाहते हैं। So hypnotism डिपेंड करता है किस चीज का hypnotism है। ठीक है, अगर hypnotism किसी अच्छी चीज का है, और आप एक डिवाइन और नेचर के hypnotism में है, that is a better hypnotism than the hypnotism of any earthly establishment system. यस मास्टर।
आकाशिक रिकॉर्ड्स में ओके जाते हैं, देखते हैं। ओके। आकाशिक तो मतलब हो गया मतलब आकाश से, ठीक है, आकाश का या आकाश द्वारा। और रिकॉर्ड का मतलब है कि आप दोबारा से रिकॉर्ड अपने आप को दोबारा जोड़ते हैं आकाश से। तो जब आप आकाश से अपने आप को जोड़ते हैं तो आकाश से जोड़ने पे क्या होता है, आपका ब्रेन जो है, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो आकाश में जितने स्टार्स हैं आपका न्यूरॉन स्ट्रक्चर वैसे ही काम करता है, एस्ट्रल प्लेन की तरह। अगर आपके न्यूरॉन्स खुल जाते हैं, आपका पूरा न्यूरॉन ट्री ओपन हो जाता है, जिसको हम ब्रह्मा प्रिंसिपल बोलते हैं या ब्रांचिंग बोलते हैं। सो आपकी पूरी ब्रांचिंग, आपकी पूरी ब्रह्मा ब्रांचिंग न्यूरॉन ट्री ओपन हो जाता है। तो वो न्यूरॉन ट्री से आप पूरे एस्ट्रल प्लेन को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो एस्ट्रल प्लेन से फिर हर हर स्टार से रिलेटेड नॉलेज आपको आ सकती है साउंड की फॉर्म में, ठीक है। फिर आप उसको वर्ड्स में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड इज। बट लेकिन आज लोग उसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड मतलब अपने बारे में अपना लेखा जोखा जानना, ठीक है। लेकिन लेखा जोखा आपको पता ही है, आपकी आज की स्थिति बताती है आपका भाग्य क्या है, ठीक है। तो आपकी जो आज की स्थिति है वो आपका भाग्य बताता है। आप मद में हैं, बिल्कुल मास्टर। ठीक है, आप मद में हैं, आप MAD मैड मड में हैं या मैड में हैं, प्रमाद में हैं, कि आप प्रकृति में हैं पूर्ण रूप से और आप तपस्वी हैं या तपस कर रहे हैं या पूरी तरह से योग में हैं, ये आपकी आज की स्थिति है। सो आपकी आज की स्थिति आपका भाग्य बताती है आपका भाग्य कैसा है। तो आपको उसके अलावा और कौन सा रिकॉर्ड जानना है, तो आपको आप जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। जस्ट लाइक हम लोग जो अभी जो डायलॉग हो रहा है, ये संवाद जो हो रहा है, तो ये संवाद रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये संवाद सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो मेरे अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपके अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड एस्ट्रल जी प्लेन पर जी। भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप उस रिकॉर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। बाय चेंजिंग योर एक्शंस एवरी डे यू कैन चेंज द रिकॉर्ड। सो आकाशिक रिकॉर्ड कैन बी चेंज्ड। वाह, बहुत अच्छा ये अ, आपने बताया आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। अभी बहुत प्रचलन में है चैनलिंग और ऑटो राइटिंग, ओके, देखिए चैनल ऑटोमेटिक, करते हैं लोग। ओके, ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, ये भी चैनलिंग का ही हिस्सा है बेसिकली, जिसको लोग चैनलिंग बोलने लगे हैं अभी। तो चैनल देखिए आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं। पहले एक जगह से दूसरी जगह एक ट्रांसमिशन होता था, उसको भी आप बोलते थे कि ये चैनल दूरदर्शन का चैनल, ये DD2 चैनल, ये चैनल इस लैंग्वेज का या रीजनल चैनल, ठीक है, वो भी चैनल थे। नाउ पीपल पीपल आर गिवन दिस आइडिया कि वेव्स को चैनल किया जा सकता है, एंड विच इज राइट ऑल्सो, वेव्स को चैनल किया जा सकता है। लेकिन आप किस वेव से डील कर रहे हैं उससे पहले आपका अपने ऊपर नियंत्रण, स्वनियंत्रण होना बहुत अनिवार्य है। यदि आपका अपने ऊपर स्वनियंत्रण नहीं है तो आप किस वेव को कब चैनल करेंगे और उस वेव का आपके पूरे जन्म के स्तर पर क्या प्रभाव आएगा, उसकी जिम्मेवारी आपकी है, ओके। चैनलिंग, सो चैनल तो कोई भी किसी को कर सकता है, ठीक है। और उसी को चैनल करके जब कोई लिखता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक राइटिंग का हिस्सा हो गया कि अभी ऑटोमेटिक राइटिंग, क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग कुछ अभी पिछले एक डेकेड में कुछ किताबें आई तो उससे वो ऑटोमेटिक राइटिंग थोड़ी बहु प्रचलन में होगी, तो कॉमनर्स में भी जाने लगी वो बात, ठीक है। तो आम जनजाति में भी वो चीज चलेगी कि ऑटोमेटिक राइटिंग जैसी कोई चीज होती है। लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग में आप किस स्पिरिट को इनवाइट कर रहे हैं, किस स्पिरिट से क्या कर रहे हैं। सो आई एम सेइंग कि फर्स्टली लर्न टू डील विद द विजिबल वर्ल्ड, जो सामने संसार दिख रहा है उसको अच्छे से देखें, उसको डील करना सीखें। देन गोइंग इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड विच यू डोंट इवन नो हाउ इट वर्क्स एंड whom are you channeling and what that being will do to you after you die, after you leave your body, after you leave your body, what that spirit will do to you. So इसलिए better है not to deal with any such spirit. It's not safe. That's what I can say. And you will see people who had been into channelings and automatic writing, they will have a lot of disease. If it is a good spirit, if it is good thing, then people should not end up in disease. Okay, people should not end up in disease because this fake idea कि किसी के कर्म किसी के ऊपर चले जाते हैं ट्रांसफर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। It doesn't work like that. There is no such system. You cannot. It's not like a Paytm that you can transfer from one account to the other. It doesn't work like that. That's a different system altogether. एक चैनलिंग के बारे में एक प्रश्न है कि चैनलिंग जो लोग करते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं कि हम दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, ये अर्थ वाले प्लेन से हम कोई दूसरे प्लेन में Yes, जा they रहे go हैं, to कोई mental दूसरे plane. प्लेनेट में। Yes, yes, yes. They go to the mental plane. They don't go to any other plane. That's not possible. ओके When you wherever your body is, ओके। you देखिए जो मेंटल प्लेन है वो मेंटल प्लेन पे कोई भी कभी भी जा सकता है, ठीक है। तो आप कहीं भी बैठ के कुछ भी सोचते रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक योर ओन साइकोलॉजी, इट्स योर ओन मेंटल प्लेन। सो मेंटल प्लेन में जाने से किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन मेंटल प्लेन से किसी दूसरे का या अपना कोई भला नहीं है,
क्योंकि मेंटल प्लेन मन मर्जी के लिए बनाया गया है, क्योंकि मेंटल प्लेन इज अ प्लेन ऑफ अलोननेस। मेंटल प्लेन में आप अकेले हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं मेंटल प्लेन में, जो आप रिहर्सल्स करते हैं, वो कोई नहीं देख पाता, कोई नहीं सुन पाता। ठीक है, और जहां पे आपकी बॉडी है उस प्लेन को छोड़ के आप कहीं और दूसरे प्लेन पे कभी नहीं जा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। इट इज जस्ट लाइक योर ओन साइकोलॉजिकल मैडनेस, लेकिन उस मैडनेस से कभी कुछ नहीं निकलेगा। नहीं तो कोई सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता होगा, ऐसा नहीं होता है? नो, एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करती देयर इज है, नो ऐसा सच कुछ? पॉसिबिलिटीज इन दिस योग। देयर आर नो सच पॉसिबिलिटीज, इट्स ओनली द मेंटल प्लेन, देयर इज नो सच पॉसिबिलिटीज। ओके, ओके। और अभी साउंड हीलिंग का भी बहुत चर्चा है, यानी चर्चा नहीं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं साउंड हीलिंग के। देखिए सारी चीजें कोर्स में उसके ही, बारे में देखिए सारी चीजें कोर्स में ही होती हैं आज की डेट में, सारी चीजों के कोर्सेज होते हैं, सारी चीजों की वर्कशॉप होती है। ठीक है, तो साउंड तो बहुत बड़ी बात है, साउंड तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है कि धरती की साउंड से कैसे मैच करना है। धरती की जो साउंड है, मान लीजिए धरती की कुछ हर्ट्ज हर्ट्ज में साउंड है, तो उस साउंड का कैसे प्रभाव है हमारे ऊपर, या उस साउंड से अपने आप को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उससे अपने बॉडी को हील्ड कंडीशन में रखना है, लोगों को ये भी नहीं पता है। ठीक है, बाकी आप साउंड तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, साउंड के थ्रू तो आप पूरी पूरी सृष्टि जो है वो ध्वन्यात्मक है। ठीक है, तो अगर साउंड हीलिंग के बारे में इतना लोगों को भेद्य अभेद्य सारी चीजों को समझ पड़ जाए, तो फिर तो आपको पूरी सृष्टि का समझ में आ जाएगा, पूरी क्रिएशन कैसे हुई है साउंड्स के थ्रू, कैसे वर्ड्स के थ्रू, कैसे फ्रीक्वेंसी के थ्रू, तो वो समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन वो और इतनी ऐसा, समस्याएं भी नहीं रहेगी, इतनी समस्याएं भी नहीं बिल्कुल, रहेगी फिर तो धरती सारी पे। चीजें ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, क्योंकि सारी चीजें वेव्स ही हैं। और एक्वेरियन एज देख लीजिए, एक्वेरियन का साइन क्या है? वेव्स, दो वेव्स। एक्वेरियन का साइन जो है वो है दो वेव्स। सो फिर तो एक साउंड वेव है, एक इथरिक वेव है, तो दोनों वेव्स आपको समझ आने चाहिए। मैं उसको इथरिक इलेक्ट्रिक वेव बोलता हूँ। ठीक है, सो तो उससे वो समझ आ जाना चाहिए था कि इथरिक इलेक्ट्रिक वेव कैसे काम करती है, तो उससे वो समझ आ जाता है। लेकिन वो उससे नहीं आएगा, क्योंकि उनको साउंड फ्रीक्वेंसी बोलते ही वो कोई भी स्टूडियो रिकॉर्डेड, एक बंद कमरे में स्टूडियो में रिकॉर्ड की हुई मशीन फ्रीक्वेंसी को वो साउंड समझ रहे हैं। पर वो साउंड नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। दैट फ्रीक्वेंसी इज नॉट साउंड फॉर आवर हेल्थ, for our overall well-being. It is not a sound frequency. It is not sound. Okay, so that's one. Secondly, जो भी frequency लोग सुन रहे हैं उनको ये भी नहीं पता है कि वो frequency किस किस बीट पे बज रही है, वो किस कैसे बनाई गई है, या क्या उसके हर्ट्ज हैं, उसका नेचर के साथ समन्वय है या नहीं है। सो पीपल डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि लोगों को फर्स्टली अर्थ कॉन्शियसनेस ही नहीं है। साउंड कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना, पहले अर्थ आता है, स्काई बाद में आता है। सो पहले अर्थ कॉन्शियसनेस होनी बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद साउंड कॉन्शियसनेस है। मास्टर, एक प्रश्न है। हमारा जो मंदिर में घंटानाद होता है, या तो ड्रम बजता है, या तो उसको भी साउंड हीलिंग के साथ जोड़ा जाता है, एनर्जी के अभी साथ रुकिए, जोड़ा जाता देखिए, है, ये क्या सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया कि जो पूरे अभी तक के स्ट्रक्चर बने हुए थे, पुराने स्ट्रक्चर जो बने हुए थे एंशियंट काल में, तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस की जाती थी प्रॉपरली। ठीक है, तो वहां पे साउंड के थ्रू किया जाता था, जैसे वर्ड स्टोन। ठीक है, तो वहां पे जो स्टोन्स यूज किए जाते थे, उन स्टोन्स की कुछ टोनैलिटी थी, टोन्स थी। तो जो भी, सो जितने स्टोन्स थे वो उस टोन के ऊपर काम करते थे। ठीक है, वो टोन प्रोड्यूस की जाती थी, और सब लोग मिलके एक ग्रुप में, एक समूह में, तो वो उस टोन्स को प्रोड्यूस करते थे, और उस टोन्स के थ्रू हील किया जाता था, और उस टोन की प्रैक्टिस की जाती थी ताकि उनकी ब्रेन वेव्स के ऊपर प्रभाव आए। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज आप सीमेंट से मंदिर बनाते हैं। आज की जो बिल्डिंग्स है वो सीमेंट से बनती हैं। आज की बिल्डिंग्स मार्बल से बनती हैं, और उनका साउंड का बैड इफेक्ट है। जो भी आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सीमेंट पे आप एक बीज डालिए, एक बीज आप धरती पे डालिए। ठीक है, बिकॉज सीमेंट इज डेड फ्रीक्वेंसी। लेकिन धरती के ऊपर बीज उगता है, सीमेंट के ऊपर नहीं उगता है। लेकिन धरती का एक फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज वो लिविंग है, उसका एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, उसका एक बायो रिस्पॉन्स है, सीमेंट का नहीं है, मार्बल का नहीं है। तो और ऐसी टेक्निक्स भी है, जैसे एक्सेस बार करके कुछ है, ओके, देखिए, तो अब एक्सेस उसमें बार को समझने का हाँ, बहुत ही सरल उस तरीका है। कोई भी चीज को समझना है तो उसके वर्ड्स को पहले आप देख लें, वो वर्ड है क्या। ठीक है, अब है एक्सेस बार्स। सो एक्सेस बार, बार मतलब क्या होता है? बार मीन्स जेल। बार का मतलब क्या होता है? जेल। ठीक है, सो उस कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना,
जो बार्स में डाल दी गई है, ठीक है, जेल में रहकर ओ। उस कॉन्शियसनेस को एक्सेस करना, ठीक है, विच इज और हु इज बिहाइंड द बार्स। सो एक्सेस बार कॉन्शियसनेस, अब जैसे वो टेक्निक है मान लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उस टेक्निक में आप 32 कुछ ब्रेन के कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सो विच कोइंसाइड्स विद 33 की पॉइंट्स इन योर स्पाइन, ओके, वही आपके ब्रेन में आते हैं, क्योंकि स्पाइन एक्चुअली कनेक्ट्स विद योर ब्रेन, ओके। सो 33 स्पाइन के जो पॉइंट्स हैं, जिसको आप 33 बोलते हैं, 33 टाइप्स, एंड इन संस्कृत यू कॉल इट 33 कोटि। अब उसको थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके उसका नाम एक्सेस बार बोल दिया गया है, उसको एक्सेस बार कॉन्शियसनेस बोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन बेसिकली वो सेम ही है कि कैसे आप एक जेल में हैं और रियल कॉन्शियसनेस को आपको कैसे एक्सेस करना है। जी मास्टर। अब एक एम्प्टी चेयर करके एक मेथड है। देखिए, एम्प्टी चेयर्स इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैडनेस। एम्प्टी चेयर्स जो टेक्निक है वो मैडनेस का मतलब बहुत ही हाईएस्ट लेवल है, जिसमें कि आप एक खाली कुर्सी से बात करते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए एक व्यक्ति खाली कुर्सियों से बातें कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है। अब आज की डेट में क्या है, क्योंकि मिस्टिकल स्पिरिट चैनलिंग्स को बहुत ही ज्यादा आजकल बहुत मिस्टिसिज्म का हिस्सा बना दिया गया है, ठीक, खुद ही मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं बैठ के किसी भी कुर्सी के साथ या किसी टेबल के साथ, या अब कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी बात कर सकता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन मेंटल असाइलम, ठीक है। सो मेंटल असाइलम में क्या होता है, मेंटल असाइलम में आप देखेंगे पागल खाने में लोग क्या करते हैं, वो कोई कुर्सी से बात कर रहा होता है, कोई चेयर से कोई कुर्सी से बात कर रहा होता है, कोई दीवार से भी। बात कर रहा है, कोई दीवार से बात कर रहा है, कोई टेबल लैंप से बात कर रहा है। सो आप कुछ भी करते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैडनेस विच हैज नथिंग टू डू विद इवन द एक्चुअल वर्क, उसका एक्चुअल वर्क से भी कोई लेना देना नहीं है। रियल मतलब हीलिंग मोडालिटी में तो फिर भी कुछ वर्क हो सकता है। एम्प्टी चेयर इज तो लाइक द मोस्ट डिग्रेडेड वे ऑफ शोइंग योर ओन मैडनेस। और स्पिरिट्स के बारे में तो मास्टर, कौन सा स्पिरिट आता है, सही में स्पिरिट है कि नहीं है, हमें कुछ पता नहीं चलता। मनगढ़ंत, बस काफी एम्प्टी चेयर का मतलब एक ही है, एम्प्टी चेयर जो टेक्निक है उसका सिर्फ एक ही बात है, मनगढ़ंत, दैट्स ऑल। आप मनगढ़ंत कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक एनीथिंग दैट फ्लैशेस योर माइंड, यू कैन से एनीथिंग लाइक। और एनएलपी बहु प्रचलन में है। तो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग, ओके, न्यूरो मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, न्यूरो मीन्स रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, linguistics means speech, okay, so programming that your speech does to your brain, okay, is NLP। अब उसको आप हिप्नोथेरेपी या किसी को प्रोग्राम करने के लिए या कुछ भी वे में यूज कर सकते हैं, आज उसको कोई भी प्रारूप हो सकता है, बट उसका एक्चुअल वे है जो बताता है कि आपकी स्पीच आपके न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करती है। उसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी आप बोलते हैं सबसे पहले किसके कानों में जाता है, आपके अपने कानों में जाता है। आप अकेले बैठ के बोलें, आप 100 लोगों में बोलें, आप बंद कमरे में बोलें, आप खुले आसमान के नीचे बोलें, तो सबसे पहले जो भी आप बोलेंगे वो किसके कानों में जाता है, आपके स्वयं के, ठीक है। सो जो भी आप बोल रहे हैं वो सबसे पहले किसको प्रोग्राम करता है, आपको खुद को। सो सेल्फ प्रोग्रामिंग इज थ्रू द स्पीच दैट वन प्रैक्टिसेस। सो दैट इज व्हाट यू कॉल न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग। सो NLP is working all the time. NLP, like, it is happening every single moment. It's happening the moment you open your mobile, you are influenced by some words, some programming is happening. So जो भी आप फोन पे देख रहे हैं उससे प्रोग्रामिंग तो हो ही रही है, आपके न्यूरॉन्स की, आपके ब्रेन की, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग तो हो ही रही है। सो मोबाइल इज अ लाइव टीवी। तो कोई अलग सा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो पॉइंट, अपनी स्पीच को, फाइन लिंग्विस्टिक्स सो। को ठीक कर लें, बस लिंग्विस्टिक्स को ठीक करें, आपका वर्बल एंड रिटन, ठीक है ना, मौखिक और लिखित दोनों वाणी को ठीक करें, बस वही प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग है अपने लिए। जी। तो आज के पूरे संवाद में जो भी हमने समझा, उसमें अप्राकृतिक लगता है जो आपने हमें समझाया, उसके बारे में सब जो जो कोर्सेज चलते हैं या तो जो टेक्निक्स चलते हैं न्यू एजिंग। जितने भी ज्ञान पाया है इस धरती पर आज तक, उन्होंने सब वो प्रकृति की गोद में बैठकर पाया है। बिना प्रकृति में गए कोई भी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता है, कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती है।
और ये सारे शहरी बातें, ये जो टेक्निक्स हैं, ये सारी बहुत ही सिटी कल्चर से, सिटी कॉन्शियसनेस से पैदा होती हैं। और बंद कमरे की बातें हैं, बंद कमरे की। यस, ये सब बंद कमरे में बैठ के होती हैं, ठीक है ना, बंद कमरे पे और मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कोई क्लास चल जाती है, या फेसबुक पे कोई क्लास चल जाती है, या कोई छोटे मोटे कोर्सेज चल जाते हैं, बस उससे उसी में होता है ये, ठीक है ना। कोर्स पे इज नॉट द रियल पे। आप कुछ कुछ थोड़े समय के लिए कुछ चीज की बातचीत कर सकते हैं, आप कुछ वाद संवाद कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, किसी चीज के ऊपर डायलॉग हो सकता है, लेकिन वो रियल नहीं हो सकता जब तक वो प्रैक्टिस में ना आए, ठीक है ना। बिल्कुल, आपको बिल्कुल मास्टर। आप उसका उसको समझने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको कोई रोग होता है, ठीक है, आपको शारीरिक रोग हो जाता है। तो शारीरिक रोग होने पर आप डॉक्टर के पास दवा के लिए जाते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर से दवा लेने पर आप घर वापस आ जाते हैं। तो दवा लेने के बाद जब आप घर वापस आए हैं, या आपने वो मोडेलिटी करवा के घर आए हैं, तो उसके बाद आप एमबीबीएस या एमडी नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आपको आके खुद की सेहत को मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप वो मोडेलिटी करवा के आके या वर्कशॉप में करने के बाद यू आर नॉट एनी वे क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग, ठीक है। सो वॉट एवर यू हाँ जी, लर्न इट हैज टू बी प्रैक्टाइज्ड। जी मास्टर। पहले नेचर के साथ समन्वय सेट होना चाहिए। अगर आपका समन्वय ही नहीं है प्रकृति के साथ, तो आपका अपनी देह के साथ भी समन्वय नहीं हो सकता। व्यवहारिक समन्वय तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले तो दैहिक समन्वय है, फिर बाकी चीजें उस दूसरे नंबर पे आती हैं। तो आज के ये संवाद, ये इतना सारा ज्ञान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा अवसर था, काफी कुछ जानने को मिला। आपका धन्यवाद करती हूँ मैं। यस यस दीपाली। धन्यवाद।